यार आज आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं और बात ये करना चाहता हूं कि आप सोचो कि आप कहीं पे ट्रेड करने गए हो, व्यापार करने गए हो, किसी देश व्यापार करने गए हो और आपने व्यापार करते करते उस देश पे कब्जा कर लिया हो और कब्जा करने के साथ साथ अब आपने उस देश में कम से कम 200 साल 300 साल आपने वहां पे रूल किया हो, शासन किया हो, तो आपको लगेगा कि आपने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन उस देश के लोगों से पूछो उनकी क्या स्थिति रही होगी। आज मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। उस चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी स्टैब्लिशिंग पावर। मतलब व्यापार से साम्राज्य तक, व्यापार शुरू किया था, साम्राज्य बना लिया अपना, और ये सब करने वाला कोई और नहीं, एक कंपनी थी। आज हम लोग इसी को बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। इस वन शॉट लेक्चर में आप लोगों को मैं इस चैप्टर को इतने प्यार से, सुंदर तरीके से समझाऊंगा ना कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन भी यही बनेंगे। कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है और इतनी सिंपल लैंग्वेज में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा कि क्लास 8 के एसएसटी के इस चैप्टर में आपके कोई भी सिंगल मार्क्स एक लाइन में भी नहीं काट सकता। ये मैं आपकी गारंटी लेता हूं राजा बाबू। तो हेलो माय ऑल डियर राजा बाबू, मेरा नाम है उदय सिंह चौहान, आपका प्यारा एसएसटी गैंगस्टर, और हम लोग कवर करने वाले हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का वन शॉर्ट लेक्चर, है ना। और आप लोगों को एक चीज की बहुत ज्यादा टेंशन होगी, सर आप जो पढ़ाओगे सर क्या हमें उसके नोट्स मिलेंगे? तो हाँ जी, आपको इस क्लास के प्रॉपर नोट्स मिलने वाले हैं। कहां पे मिलेंगे? पीडब्ल्यू के आपको ऐप में मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, आप पीडब्ल्यू के ऐप में जाना, वहां सर्च करना आरबीएससी क्लास 8 फ्री बैच। यस, फ्री बैच है आप लोगों के लिए। तो इस फ्री बैच को सर्च करना और वहां पे आपको नोट्स का सेक्शन मिल जाएगा। नोट्स में आपको जिस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो वो आप प्रॉपर वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया भाई साहब, वहां से जाकर के आप ऐप को डाउनलोड करिए और इस चैप्टर को एंजॉय करने के बाद पूरे प्रॉपर नोट्स आपको बिल्कुल यहां से मिल जाने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से खूबसूरत से चैप्टर को। और हम लोग क्या क्या कवर करने वाले, हिंदी मीडियम के बच्चे हो या फिर इंग्लिश मीडियम में, दोनों लोगों को बढ़िया से हर एक चीज मिल जाएगी, है ना। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी स्टैब्लिश पावर, और व्यापार से क्षेत्र तक कंपनी की सत्ता स्थापित करी। इसके बारे में हम लोग अच्छे से ना केवल करने वाले हैं, हम लोग एग्जाम के वो एमआईक्यूज मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं उनको स्टार बना दूंगा, उनको भी नोट कर लेना, पेपर में वही क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी में फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपको पता है हमारा प्यारा जो इंडिया है, हमारा प्यारा भारत, ये राजाओं एक टाइम पे यहां पे कोई नहीं हुआ करता था, सिर्फ यहां पे भारतीय लोग रहा करते थे, ओनली यहां पे इंडियंस रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यहां पे फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हुए, मतलब विदेशी आक्रमणों की शुरुआत हुई और धीरे धीरे इंडिया में ईरानी लोगों ने अटैक किया, फिर तुर्की लोगों ने अटैक किया, फिर उसके बाद जो है मतलब जो है भारत में जो है मुगलों का शासन आया। फिर उसके बाद इंडिया में इन लोगों के बाद एक बहुत बड़ा रूल आता है, वो होता है ब्रिटिशर्स रूल। तो आज की क्लास में हम यही समझेंगे कि आखिर इंडिया में जो ब्रिटिशर्स का रूल था, यानी जो अंग्रेजों का रूल था, आखिर इंडिया में अंग्रेज आए कैसे, अंग्रेजों ने भारत में शासन कैसे किया, है ना। उन सारे पॉइंट्स को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और ना केवल समझेंगे, एग्जाम के हर एक क्वेश्चन का सिर्फ आप अपनी क्लास में अच्छे से आंसर दे पाओगे, इस बात की 1,00,000% की गारंटी लेता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, है ना। द ईस्ट इंडिया कंपनी came to India only for the trade. Gradually, it defeated Indian rulers through wars, diplomacy and political strategies and established British rule over India. मतलब आप लोगों ने कंपनी का नाम सुना होगा जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, शायद सुना होगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई कहां से थी? तो आप लोगों ने कॉन्टिनेंट का नाम सुना होगा, यूरोप कॉन्टिनेंट का। अगर मैं आपको एक छोटा सा मैप बना के बताऊं, छोटा सा एक मैप आपको बनाऊं, ऐसे समझना कि ये है राजा बाबू, ये है वर्ल्ड मैप। इस वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे, यहां पे आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका,
अमेरिका मिलेगा, इधर आपको मिलेगा साउथ अमेरिका मिलेगा। अगर आप यहां पे आओगे तो आपको यूरोप कॉन्टिनेंट मिलेगा, यूरोप महाद्वीप मिलेगा। नीचे आओगे तो अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा, है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिलेगा। अगर आप इधर आओगे तो यहां पे आपको एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप मिलेगा, है ना। और अगर आप यहां पे आओगे तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमको देखने को मिलेगा, और नीचे हमको अंटार्कटिका महाद्वीप देखने को मिलेगा। ये 7 कॉन्टिनेंट है। अगर मैं यहां पे बीच से एक लाइन ड्रॉ करूं, बीच से एक लाइन ड्रॉ करूं, तो इधर की डायरेक्शन को बोलेंगे ईस्ट और इधर की डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, वेस्ट। अब ये आपको जो यूरोप दिख रहा है, इस यूरोप में यहीं पे राजा बाबू ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटिशर्स यहीं पे रहने वाले थे, यानी ब्रिटेन कंट्री के रहने वाले थे। तो इंडिया में बहुत सारी यूरोप की कंपनियां आई थी। अब ये सारी यूरोप की कंपनियां कौन सी डायरेक्शन में आई थी, ईस्ट में आई थी। ईस्ट में आई थी, इसलिए उन लोगों ने अपने जितने भी यूरोपियन कंट्रीज से कंपनी आई थी, चाहे वो पुर्तगाल से आई हो, चाहे वो आपकी फ्रांस से आई हो, चाहे वो डच से आई हो, चाहे वो ब्रिटेन से आई हो, जहां से भी आई हो, तो उन लोगों ने अपनी कंपनी के नाम के आगे लगा लिया ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या लगा लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों लगा लिया, क्योंकि भैया वो ईस्ट में ट्रेड करने आए थे, है ना, पूरब में ट्रेड करने आए थे, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी के आगे ईस्ट इंडिया लगा लिया। जैसे अगर मान के चलो ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड करने आए तो उन्होंने कंपनी का नाम क्या रखा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल के लोग आए तो लोगों ने अपनी कंपनी का नाम रखा पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। डच लोग ट्रेड करने आए तो लोगों ने अपनी कंपनी का नाम रखा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब इंडिया में एक टाइम आया जिस समय इंडिया में मुगल्स रूल करते थे, मुगलों का शासन हुआ करता था। उस समय इंडिया में बहुत सारी यूरोपियन कंपनी क्या करने आई थी, ट्रेड करने आई थी। उन कंपनियों को बोला जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। जो जिस कंट्री से आया उसने अपनी कंपनी के नाम के आगे ये लगा लिया। अगर डच से आया तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन से आया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इंडिया में एक टाइम था जिस समय बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। वो आई काहे के लिए थी, वो आई थी ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। भाई सब लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं। लेकिन ये जो कंपनियां आई थी यूरोप से, वो केवल ट्रेड यानी व्यापार करने नहीं आई थी, उन्होंने व्यापार भी किया, व्यापार के साथ युद्ध भी किया यानी वॉर किया, और वॉर करने के साथ उन्होंने डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का प्रयोग किया और पूरे इंडिया को कवर कर लिया और पूरी इंडिया की पॉलिटिक्स पावर को कंट्रोल कर लिया और पूरे इंडिया को अपने कब्जे में कर लिया। तो आज की क्लास का यही हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहां पे ट्रेड करने आई थी, उसने अपने सारी इंडिया की टेरिटरीज को, साम्राज्य को कैसे कब्जा कर लिया, है ना। इसको हम लोग समझेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग समझते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वॉज इनिशियली आ ट्रेडिंग कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कंपनी थी। ट्रेडिंग करने का मतलब होता है जो व्यापार करने आई थी, केवल और केवल भारत में व्यापार करने आई थी। काहे का, स्पाइसेस मसालों का व्यापार करने आई थी, कॉटन का व्यापार करने आई थी, केवल और केवल व्यापार करने के पर्पस से आए थे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव, जो मेन उनका उद्देश्य था वो क्या था, ट्रेड करना, व्यापार करना था, ना कि पॉलिटिकल रूल करना था। मतलब कोई इंडिया की राजनीति पे कब्जा करने का इनका कोई प्लान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया, व्यापार करना शुरू किया, इनका व्यापार ग्रेजुअली जो था धीरे धीरे जैसे बढ़ता रहा, वैसे ही इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना शुरू किया, मतलब साम्राज्य बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब भारत पे कब्जा करना शुरू कर दिया। ये शुरुआत करने वाले बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, है ना। लेकिन जो उनमें से एक बहुत फेमस कंपनी थी उसका नाम था 1600 में वो कंपनी बनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1600 में। तो आइए इनके बारे में डिटेल से हम लोग समझेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस क्लास को बिल्कुल प्रॉपर लाइव क्लास के तरीके फील करना है। आप आज देख रहे हो या आज से 5 साल बाद देख रहे हो, आपको क्या करना है, आपको यह महसूस करना है कि ये क्लास लाइव चल रही है और आपको जो पढ़ाऊंगा उसके बाद एक कॉन्सेप्ट के बाद आपको एक एमसीक्यू दूंगा, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए कि हां भैया मैंने कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए है, द ईस्ट इंडिया कंपनी ओरिजिनली केम टू इंडिया टू। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी या ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो काय के लिए आई थी, मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर, यूजिंग ओनली मिनरल्स या कटिंग फॉरेस्ट। तो भैया काहे के लिए आई थी, मैक्सिमम यूजर्स ऑफ रिसोर्सेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंडिया आफ्टर औरंगजेब।
देखो, इंडिया में ब्रिटिशर से पहले मुगल्स का रूल हुआ करता था। किसका रूल हुआ करता था? मुगल्स का रूल हुआ करता था। अब मुगलों का एक क्या कहते हैं, बादशाह हुआ करता था, उसका नाम था औरंगजेब, है ना। ब्रिटिशर से पहले देखो, ब्रिटिशर मुगल्स कब से कब तक रूल किए? 1526 से लेकर के राजा वो 1707 तक। ये बहुत प्रोमिनेंट टाइम था किसके लिए? मुगल के लिए। ऐसा नहीं कि इसके बाद मुगल भाग गए थे, मुगल तब भी थे। मुगल आपके 1857 तक थे, राजा वो 1857 थे। लेकिन 1707 तक राजा बाबू मुगलों का बहुत खतरनाक फेस रहता, मतलब मुगल्स की पावर इंडिया में बहुत ज्यादा मजबूत होती है, और उस समय ब्रिटिशर्स अपनी धाक भारत में जमा नहीं पाते। जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में, तो इसकी डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर होता है वो बहुत वीक यानी कमजोर हो जाता है। जो प्रोविडेंशियल गवर्नमेंट होती है, यानी जो मुगलों का जो शासन होता है ना, वो राजा बाबू जैसे उसमें जो सूबेदार होते हैं, जो जमींदार होते हैं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, और स्टेब्लिश करते हैं अपने रीजनल किंगडम्स, मतलब अपने खुद के किंगडम बनाना शुरू कर देते हैं। भाई जब तक औरंगजेब था ना, तब तक राजा वो किसी सूबेदार की, जमींदार की कोई मतलब हिम्मत नहीं थी कि वो अपना खुद का एक शासन वाला एरिया बना ले, खुद का ट्रेडिंग एरिया बना ले। बट जब मुगल एम्पायर के मेन लीडर जिसका नाम था औरंगजेब, जब उसकी डेथ हुई, तो सूबेदार हो या फिर जमींदार हो, उन लोगों ने अपने रीजनल किंगडम बनाना शुरुआत कर लिए थे, मतलब अपने छोटे छोटे एम्पायर बनाना स्टार्ट कर लिए थे। द मुगल एम्पायर लॉस्ट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, और धीरे धीरे जो मुगल एम्पायर थे उन्होंने कई सारे अपने नियंत्रण को, कंट्रोल को खो दिया था इंडिया के कई हिस्सों में, है ना। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो औरंगजेब खत्म हुआ तो मुगल पावर एकदम वीक हो गया, कमजोर हो गया। अच्छा जी सर, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि औरंगजेब जो था वो लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर का किंग था। इसकी डेथ कब हुई? 1707 में, जिसकी वजह से रीजनल किंगडम बहुत तेजी से बढ़ने लगे और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आने लगी, है ना। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे कि औरंगजेब की डेथ कब हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं कंपनियों के बारे में, आखिर ये कौन सी कंपनियां हैं। ऑन 31 दिसंबर 1600, Queen Elizabeth I of England granted a royal charter to the East India Company. The charter gave the company the exclusive right to the trade with the East. No other English company could compete with it. मतलब क्या हुआ? 31 दिसंबर 1600 की बात है। उस समय ब्रिटेन की क्वीन का नाम क्या था? ब्रिटेन की जो क्वीन हुआ करती थी उसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ। इस क्वीन एलिजाबेथ ने एक फरमान जारी किया, एक रॉयल चार्टर जारी किया, और उसमें यह बोला, क्या बोला कि अब ब्रिटेन से एक कंपनी बनेगी जिसका नाम होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो इंडिया जाएगी केवल और केवल ट्रेड करने के लिए, और ब्रिटेन से कोई दूसरी कंपनी जो है वहां पे ट्रेड करने नहीं जाएगी। ऐसा फरमान जारी किया क्वीन एलिजाबेथ ने, और इंग्लैंड से ब्रिटिशर्स का एक हुजूम आता है इंडिया में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए आता है। अच्छा जी, व्यापार करने के लिए आया भाई। तो क्वीन एलिजाबेथ कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन की क्वीन थी, है ना, याद रखना। द कंपनी, है ना, द कंपनी रिसीव्ड अ मोनोपोली ओवर ईस्टर्न ट्रेड। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पूरी मोनोपोली इंडिया में क्रिएट करना स्टार्ट कर दी थी। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब होता है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा राइट हो, अधिकार हो ट्रेड करने की। यानी ब्रिटेन से केवल एक ही कंपनी आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई और ब्रिटेन से कंपनी आकर के राज नहीं कर सकती थी। और 31 दिसंबर 1600 को यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, है ना। अच्छा जी, अब आते हैं यूरोपीय कंपनियों का ट्रेड इंडिया में। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही यूरोप से आई थी, बहुत सारी आई थी। यूरोप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, डच से डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फ्रांस से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, बहुत सारी कंपनी आई थी। तो सेवरल यूरोपियन कंट्रीज केम टू द इंडिया। काहे के लिए आए थे? ट्रेड मतलब व्यापार करने के लिए आए थे, क्योंकि इंडिया का जो स्पाइसेस मतलब होते हैं मसाले, इंडिया के जो मसाले थे ना भाई, सब सब्जी मसाले, नॉट विमल पान मसाला, सब्जी मसाले हो गए, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, सिल्क मतलब रेशम, और हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हाथ की बनाई हुई चीजें, वो राजा बाबू पूरी दुनिया में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो होता क्या था, जो मेजर ट्रेडिंग कंपनियां थी, जैसे यूरोप की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हो, वो इंडिया आती थी और इंडिया में आकर के ये
कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, हैंडीक्राफ्ट की चीजें हो गई, ये सब यहां से लेकर के अपने कंट्रियों में बेचती थी महंगे महंगे दाम पे और पैसा कमाती थी। द मेजर ट्रेडिंग पावर कौन से थी उस समय? उस समय पुर्तगाल थे, नीदरलैंड थे, डच थे, इंग्लैंड थे, फ्रांस थे। ये सारी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, नीदरलैंड यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब यहां पे आए थे स्पाइसेस का काम करने, कॉटन का काम करने, है ना, ये सारी चीजों का काम करने आए थे और यूरोप में इनकी डिमांड ज्यादा थी। तो आपने क्या देखा, शुरुआत में यूरोप से ये सारी कंपनियां क्या करने आई? सिर्फ ट्रेड करने आई कि इंडिया से ये सामान खरीदेंगे और हम अपने कंट्रियों में महंगे दाम पे बेचेंगे, पैसे कमाएंगे। अच्छा जी, है ना। तो आपको याद रखना, पुर्तगाल से कौन सी कंपनी आई थी? पुर्तगाल से आई थी पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, नीदरलैंड से डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और आपको पता है ये एक्चुअल में ये लोग आए कैसे? इन लोगों को राजा बहू इंडिया का रास्ता कैसे पता चला? तो पता है इंडिया को रास्ता कैसे पता चला? इंडिया का रास्ता खोजने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा था, उसने डिस्कवर किया था सी रूट। सी रूट मतलब समझते हो, समुद्र के जो रास्ते होते हैं उसको खोजने वाला जो व्यक्ति था वो 1498 में कौन था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो होता है वो खोजने जाता है अमेरिका को और गलती से पहुंच जाता है इंडिया के केरला के कालीकट पे। कहां पे पहुंचता है? इंडिया के केरला के कालीकट पे पहुंच जाता। तो वास्को डिगामा ने 1498 में क्या किया था, है ना, वो उसने इंडिया की खोज करी थी, केरला के कालीकट पे पहुंचा था। अच्छा जी, अब आते हैं आगे की बात। तो क्वेश्चन नंबर भैया 3 का आंसर सारे के सारे लोग देंगे कि वास्को डिगामा कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था। आपको पता है वास्को डिगामा कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था? यहां पे नहीं लिखा हुआ है तो लिख देता हूं भैया, ये पोर्टुगीज से बिलोंग करता था, यानी पुर्तगाल से बिलोंग करता था। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो, भारत इंडिया में एक टाइम आया जिस समय बहुत सारी कंपनियां आ चुकी थी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, काफी सारी कंपनी आ गई। अब आपको देखना है कि आखिर इतनी सारी कंपनियों में सबसे पावरफुल कंपनी कौन थी। तो द ईस्ट इंडिया कंपनी, द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री बंगाल में हुगली रिवर के पास 1651 में राजा बाबू एस्टैब्लिश किया। यानी 1651 में 1651 में ब्रिटिशर्स ने भारत में पहली फैक्ट्री कहां पे एस्टैब्लिश करी? बंगाल के हुगली में एस्टैब्लिश करी। और दिस फैक्ट्री सर्व एज अ ट्रेडिंग सेंटर। ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स का ट्रेडिंग सेंटर था। मतलब ब्रिटिशर्स ने ये फैक्ट्री बना ली थी। अब इस फैक्ट्री में क्या होता था, पूरे जो ब्रिटिशर्स होते थे वो इंडिया के अलग अलग जगह से सारा सामान सस्ते में खरीद के लाते थे और जहां पे कंपनी बनी होती थी वहां पे बड़े बड़े शिप होते थे, जहाजों में सामान लाते थे और सामान लादने के बाद फिर इसको अपने यूरोप में पहुंचा देते थे, है ना, और फिर वहां पे इसको बेच के पैसे कमाते थे। ये जो फैक्ट्री होती थी इस पे ये लोग क्या करते थे, यहां पे अपने सामान को स्टोर यानी इकट्ठा करने का काम करते थे, है ना, कलेक्ट करने का काम करते थे, है ना, और एक्सपोर्ट भी यहीं से करते थे। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? भेजना। इस तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एज ट्रेड इंक्रीज, जैसे उनका व्यापार बढ़ने लगा, कंपनी ने स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन बाय बिल्डिंग फोर्स। अब क्या होने लगा कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सब की पावर बढ़ने लगी तो इन लोगों ने सोचा यार अपना थोड़ा सा एम्पायर बड़ा होना चाहिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ट्रेडिंग के साथ साथ इन लोगों ने फोर्ट मतलब समझते हो, फोर्ट मतलब राजा बाबू किले बनाना शुरू कर दिए इन लोगों ने। और क्या करना शुरू कर दिए, बहुत सारे ट्रेडिंग प्रिविलेजेस जो है मुगल एम्पायर से लेना शुरू कर दिए। ट्रेडिंग प्रिविलेज का मतलब क्या होता है कि इन्होंने मुगल से बोला यार मेरा थोड़ा जो टैक्स हमसे लेते हो वो टैक्स कम कर दो। इस तरीके से इन लोगों को ट्रेडिंग प्रिविलेज मिलने लग गए, है ना। तो याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है, 1651 जो फर्स्ट इंग्लिश ब्रिटिश फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी, कहां पे? बंगाल में हुगली रिवर के किनारे, है ना। अच्छा जी, 1696 में कंपनी जो थी उसने बिल्डिंग क्या करना स्टार्ट कर दिया था, है ना। उसने क्या किया था, फोर्ट विलियम कॉलेज के अराउंड जो है इन लोगों ने किले बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और 1698 में द कंपनी ऑब्टेन जमींदार राइट्स ओवर कलकत्ता। कलकत्ता के आसपास जितने भी जमींदार राइट्स थे, जमींदार राइट्स का मतलब होता है जो जमींदार टैक्स कलेक्ट करने जाते थे, अब उनकी जगह ब्रिटिशर्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर चुके थे, है ना। दीज विलेजेस लेटर डेवलप्ड इनटू दी कलकत्ता। बाद में आपको पता यही कलिकत्ता जो लिखा हुआ है ये बाद में कलकत्ता के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल।
बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री कौन थी, कहां पे थी, ये बताना। अच्छा जी, अब होता क्या है, जरा औरंगजेब के पास आते हैं। औरंगजेब जो था मुगल का लास्ट रूलर था। जो ईस्ट इंडिया, जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अराउंड राजा बाबू अगर आप देखोगे 16th सेंचुरी में आ ही चुकी थी, है ना, 16th सेंचुरी में एंटर कर चुकी थी, या 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये ऑलरेडी यहां पे एंटर कर चुकी थी, है ना। ये लोग अपना स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहे थे। जब औरंगजेब बीमार था तो औरंगजेब के पास कुछ ब्रिटिशर्स जाते हैं। एम्परर औरंगजेब इशूड अ फरमान। एम्परर औरंगजेब जो था ना, ये औरंगजेब ने क्या किया, एक फरमान जारी किया। एक फरमान का मतलब होता है एक रॉयल ऑर्डर जारी किया, और उसने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको राजा बाबू क्या कर दी, एक पावर दे दी। क्या पावर दे दी, ड्यूटी फ्री इन बंगाल, कि अगर कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे डच हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे डेनिश हो, अगर कोई बंगाल के एरिया में व्यापार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाउएवर कंपनी के जो ऑफिशियल थे, जो ये सारी कंपनियों के ऑफिशियल यानी अधिकारी थे, उन लोगों ने इस पावर का मिसयूज किया, इस प्रिविलेज का मिसयूज किया। उन लोगों ने क्या किया, कैरिंग आउट प्राइवेट ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्सेस। मतलब जो कंपनी के अधिकारी थे ना, कंपनी के ऑफिशियल थे, उन्होंने इस फरमान का गलत तरीके से यूज किया। उन्होंने कहा अब तो हमको ट्रेड के कोई टैक्स ही नहीं देने पड़ते हैं, तो ऐसा क्यों ना करते हैं, हम अपनी प्राइवेट चीजों को और बढ़ाते हैं। उन लोगों ने धीरे धीरे प्राइवेट चीजें और बढ़ाना शुरू कर दिया, और बिना किसी टैक्स के। और इससे क्या होने लगा, इससे हैवी रेवेन्यू लॉस होने लगा। रेवेन्यू का मतलब होने लगा पैसे का नुकसान होने लगा, किसका, मुगल एम्पायर का। मतलब मुगल एम्पायर बोलो छोड़ो, जो बंगाल वाला रीजन था, जो बंगाल की गवर्नमेंट थी, उसका राजा बाबू नुकसान होना तगड़े से शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि अब बंगाल में जो रूल कर रहा था भाई, उसको टैक्स ही नहीं मिलता था। भाई जब टैक्स नहीं मिलेगा तो वो अपने साम्राज्य को, एम्पायर को कैसे चलाएगा। अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे याद रखना, फरमान का मतलब क्या होता है, रॉयल ऑर्डर यानी शाही आदेश। ओनली द कंपनी हैड द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, मतलब कंपनी को ही केवल यह अधिकार था कि वो कोई टैक्स नहीं देगी और बढ़िया से व्यापार करेगी। और कंपनी के ऑफिशियल ने क्या किया, उन लोगों ने स्टार्टेड प्राइवेट ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्स, ये बताया मैंने। दे मिसयूज बिकम वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट विद द नवाब ऑफ द बंगाल। अब भाई साहब, बंगाल का जो उस समय बंगाल का जो नवाब हुआ करता था, उसका तो नुकसान हो रहा था भाई। औरंगजेब ने तो फरमान जारी कर दिया, शाही आदेश जारी कर दिया कि कोई भी टैक्स नहीं देना है बंगाल के रीजन में, तुम बढ़िया से व्यापार करो अंग्रेजों। तो भाई वो तो फ्री में काम कर ही रहे थे। इससे का नुकसान किसका हुआ, बंगाल के नवाब का। बंगाल का नवाब जो था ना, वो भाई साहब परेशान होने लगा, क्यों, मुगलों से भी परेशान होने लगा। बंगाल के जो नवाब थे वो भाई साहब बहुत परेशान होने लगे। ब्रिटिशर से तो परेशान थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से तो परेशान थे, वो मुगलों से भी परेशान होने लगे। क्यों परेशान होने लगे, क्योंकि इनके बंगाल के क्षेत्र में इनको अब टैक्स यानी कर नहीं मिल रहा था, इससे जिससे उनका पूरा साम्राज्य चलता था। अब यहां पे शुरू होंगे विवाद, है ना। तो 1698 में सारे जमींदारी राइट किसके पास चले गए थे, सारे जमींदारी राइट चले गए थे कंपनी के पास। औरंगजेब का टाइम पे क्या हुआ, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको फरमान जारी कर दिया गया था, और बढ़िया फ्री में व्यापार कर रहे थे, कोई उनको कर नहीं देना पड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है। द वर्ड फरमान का मतलब क्या होता है, टैक्स होता है, रॉयल ऑर्डर होता है, फोर्ट होता है, या फिर रेवेन्यू होता है। अब हम देखते हैं कि बंगाल जैसे क्षेत्र में जो ईस्ट इंडिया कंपनियां काम कर रही थी, उनको तो फायदा हो रहा था, लेकिन बंगाल के नवाब को बड़ा नुकसान हो रहा था। एज द कंपनीज पावर इंक्रीज, जिस तरीके से कंपनी की पावर यानी जो कंपनी थी उसका शक्ति जिस तरीके से बढ़ रही थी, उसी के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है विवाद भी शुरू हो रहा था। किनके बीच में विवाद शुरू हो रहा था, जो बंगाल के नवाब थे उनको राजा बाबू बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। काहे को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बंगाल के नवाब को भाई टैक्स नहीं आ रहा था। बिना टैक्स के राजा बाबू, आज के समय हमारी सरकार भी बिना टैक्स के राजा बाबू, क्या तुमको लगता है सरकार पैसा कैसे कमाती है, हमसे टैक्स कमा करके तो कमाती, तभी तो अच्छी रोडें बनती। अब बंगाल के नवाब के पास टैक्स ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कंपनी के लोग काम करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, काम सब करते थे, लेकिन पैसा कोई नहीं देता था। इससे क्या हुआ, बंगाल के नवाब राजा बहु नाराज होने लगे। बंगाल के नवाब चाहते थे टू प्रोटेक्ट बंगाल, वो बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन को, वो राजा बहु प्रोटेक्ट करना चाहते थे, बचाना चाहते थे। रेवेन्यू मतलब होता है राजा
राजस्व यानी पैसे को बचाना चाहते थे। वाइल जो कंपनी थी, वो कंपनी क्या चाहती थी कि वो चाहती थी ट्रेडिंग प्रिविलेज उनको मिलता रहे, उनको व्यापार जो मुफ्त करने में मिल रहा है वो उनको मिलता रहे, एंड पॉलिटिकल इंफ्लुएंस भी उनका बढ़ता रहे कि कुल मिला के पूरे बंगाल पे इन ईस्ट इंडिया कंपनियों का कब्जा हो जाए। और इस वजह से क्या हुआ, दिस कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली लेड टू द बैटल ऑफ द प्लासी। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था किन के बीच में, जो विवाद चल रहा था कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच में, और दूसरा कौन है, नवाब के बीच में। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने थे, और उस बंगाल के नवाब, बंगाल वाले क्षेत्र पे ईस्ट इंडिया कंपनी में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर बहुत ज्यादा हो चुका था। अब यहां पे शुरुआत होता है बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। भाई तुम्हारा घर अगर कोई छीनेगा तो तुम लड़ाई करोगे ही, तो प्लासी में एक वॉर होने जा रहा है, उस वॉर का नाम है बैटल ऑफ प्लासी। तो आइए जरा बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल के इंपॉर्टेंट नवाब कौन थे, तो बंगाल के जो इंपॉर्टेंट नवाब थे उनका नाम था मुर्शीद कुली खान, जो कि 1717 से 1727 तक थे। फिर उसके बाद अली वर्दी खान थे 1740 से 1756। और जब आपका प्लासी का युद्ध होने जा रहा है तो उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। जो सिराजुद्दौला है राजा बाबू, वो बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल आप कह सकते हो, लास्ट गवर्नर जनरल आप इनको कहोगे, लास्ट गवर्नर जनरल। तो आइए जानते हैं, कंपनी जो थी वो लगातार कह रही थी कि हम बंगाल के नवाब को कोई टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि उसका क्या नाम था, औरंगजेब ने हमें फरमान जारी कर रखा है, हमको पावर मिल रखी है, अब हमें कुछ नहीं देना। कंपनी जो थी, अब देखो चलो टैक्स नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या कर रही थी, बंगाल के नवाब के क्षेत्र में, पूरे बंगाल में उन लोगों ने बिना किसी परमिशन के फोर्ट यानी किले बनाना शुरू कर दिए थे। और कंपनी जो थी वो इंटरफेयर कर रही थी बंगाल के पॉलिटिक्स में। मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करने आई थी, अब वो ट्रेड से ज्यादा फोकस कर रही थी कि कैसे बंगाल पे कब्जा कर लिया जाए। कंपनी क्या डिमांड कर रही थी कि मोर ट्रेड कंसेशन मिले, हमको व्यापार करने में कंसेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा छूट मिले, हमको कोई भी टैक्स ना देना पड़े। और नवाब इसका लगातार अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, और इससे कंपनियों की पावर जो थी वो लगातार बढ़ रही थी। और इसी की वजह से राजा बाबू बंगाल के नवाब अपनी पावर को रीगेन करना चाहते थे, यानी वापस लाना चाहते थे। इसलिए राजा बाबू एक युद्ध होगा जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी, है ना। तो आइए राजा बाबू हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जानते हैं कि क्या है बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप सभी लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो कि वो हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ गवर्नर, नवाब ऑफ बंगाल, कौन था लास्ट बंगाल का इंडिपेंडेंट, है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते, प्लासी का युद्ध जानते हैं। व्हाट इज द प्लासी वॉर, प्लासी के वॉर के बारे में एक एक बात जानेंगे। देखो सबसे पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजा बाबू, चाहे आपका एमपी बोर्ड हो, चाहे आपका आरबीएससी बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, राजा बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में राजा बाबू ये पूछा ही जाता है, आरबीएससी बोर्ड के लिए तो खास तौर से इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना बाइलैंग्वेज फॉर्मेट में दूंगा, अंग्रेजी में भी हिंदी में, है ना, कि कोई बच्चा ये ना कह पाए कि हमारे साथ अन्याय हुआ। अन्याय तो तुम्हारे साथ राजा बाबू नहीं हो सकता, है ना। तो आइए बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जानते हैं। बैटल ऑफ प्लासी आखिर हुआ कब, तो ये डेट याद रखना है, 23 जून 1757। कौन सी डेट, 23 जून 1757, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट ऑन द 23 जून 1757। और ये किनके बीच में हुआ था, ये वॉर आखिर किनके बीच में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको लीड कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव, है ना। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लीड कर रहा था उसका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव। और जो बंगाल के नवाब थे उनका नाम क्या था, बंगाल के नवाब का नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था, सिराजुद्दौला। इनके बीच में कौन सा बैटल होता है, बैटल ऑफ प्लासी। कब होता है, 1757 में, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अब इस प्लासी के युद्ध में हुआ क्या, द कंपनी वॉन द बैटल बिकॉज, कंपनी जो होती है वो इस युद्ध को जीत जाती है। क्यों जीत जाती है, कारण होता है राजा बाबू। हमेशा राजा बाबू इंसान अपनी ताकत की वजह से नहीं हारता, कभी कभी अपनी कमजोरी की वजह से भी हारता है।
कमजोरी क्या थी? बंगाल के नवाब का जो आर्मी चीफ था उसका नाम था मीर जाफर। ये जो आर्मी चीफ था, आर्मी चीफ मतलब समझते हो ना, मुख्य सेनापति जो था वो बंगाल के नवाब का, उसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर नाम था। मीर जाफर आर्मी का चीफ था। किसका? इस सिराजुद्दौला का। अब अंग्रेजों ने इससे मीटिंग करी युद्ध से पहले। किसने करी? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने इस मीर जाफर को बुलाया और मीर जाफर से कहने लगा, यार तुम क्या आर्मी चीफ बने हो, तुम नहीं चाहते हो कि तुमको बंगाल का नवाब बना दिया जाए, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है? तो कहने लगा, यार हम लायक नहीं है। तो कहने लगा, तुम कुछ मत करो, जब बैटल ऑफ प्लासी शुरू होगा 23 जून 1757 को, तो युद्ध के दौरान तुम बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का ना साथ देकर के हमारा साथ दे देना। बस इतना सा तुम काम कर देना और हम सिराजुद्दौला को हराने के बाद हम तुमको जो है बंगाल का नवाब बना देंगे। और भाई साहब मीर जाफर ने गद्दारी कर दी, गद्दारी करने वाला काम कर दिया, है ना। मीर जाफर जो था वन ऑफ सिराजुद्दौला कमांडर चीफ था। उसने बिट्रेड मतलब गद्दारी करी, किसके साथ? बंगाल के नवाब के साथ। इसकी वजह से दिस विक्ट्री मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इंडिया। पहली बार राजा बाबू आप समझ लीजिए, ब्रिटिशर जो है वो लगातार पहले क्या कर रहे थे? ट्रेड कर रहे थे। ट्रेड करते करते उन्होंने बंगाल में क्या बनाना शुरू कर दिए थे? किले बनाना शुरू कर दिए थे। वो चाहते थे बंगाल की पॉलिटिक्स में, राजनीति में कूदे। उसके लिए इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी का वॉर किया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल को उन्होंने जीत लिया और बंगाल को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब बंगाल किसके कंट्रोल में है? बंगाल राजा बाबू ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है, अंग्रेजों के कंट्रोल में है, रॉबर्ट क्लाइव के कंट्रोल में है। तो आपको बैटल ऑफ प्लासी के बारे में इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना। कौन सी जगह हुआ था? प्लासी, जो कि बंगाल में पड़ता है। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। कंपनी का कमांडर चीफ कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। मीर जाफर ने क्या करी थी? बिट्रेड मतलब गद्दारी करी थी। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर दी बैटल। जब वॉर खत्म होता है, जब युद्ध खत्म होता है, सिराजुद्दौला हार जाता है और उसके हारने के बाद जैसा अंग्रेजों ने मीर जाफर से वादा किया था कि तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे, फाइनली उसको नवाब बना भी दिया गया। इट वॉज द फर्स्ट मेजर मिलिट्री विक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली भारत में सबसे बड़ी जीत थी। और ये बैटल जो हुआ था, ये जो युद्ध हुआ था, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स का राजा बाबू इंडिया में रूल आना शुरू हुआ था। ब्रिटिश ने बंगाल पे ही सिर्फ अभी कब्जा किया है, लेकिन आगे आगे पूरे इंडिया को कंट्रोल कर लेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन, किन के बीच में लड़ा था? क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से दे दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राजा बाबू रॉबर्ट क्लाइव। ये है भैया रॉबर्ट क्लाइव, ये है भैया मीर जाफर। जिस तरह आपको याद होगा बैटल ऑफ प्लासी में क्या वादा किया था इस रॉबर्ट क्लाइव ने? बिफोर द बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट क्लाइव ने सीक्रेटली मेड एन एग्रीमेंट विद द मीर जाफर। मीर जाफर के साथ वादा किया था ना कि भैया हमारा साथ दो। इसने प्रॉमिस किया था कि अगर तुमने हमारा बैटल ऑफ प्लासी में साथ दिया तो मीर जाफर, जो कि कमांडर और चीफ था किसका? बंगाल के नवाब का, वो उसको राजा बाबू क्या कर दिया जाएगा? जब सिराजुद्दौला हार जाएगा तो उसको जो है वहां का वो बना दिया जाएगा बंगाल का नवाब। और किया भी। ड्यूरिंग द बैटल मीर जाफर did not fight leading the सिराजुद्दौला's defeat। मतलब सिराजुद्दौला को हराने में बहुत बड़ा इसका हाथ ही था, इसी की वजह से शायद बंगाल चला गया। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है राजा बाबू, है ना, इनको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 आते, हु वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी? तो भैया मीर जाफर, है ना। अब आते हैं, है ना, अब हम लोग बात करते हैं राजा बाबू आगे की। अब आपको पता है बंगाल का नवाब कौन हो चुका है? बंगाल का नया नवाब हो चुका है मीर जाफर। और मीर जाफर किसके कंट्रोल में काम कर रहा है? मीर जाफर पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में काम कर रहा है। लेकिन अब राजा बाबू उसी जगह पे, उसी बंगाल की धरती पे फिर से वॉर हो रहा है जिसका नाम है बक्सर का वॉर, बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में लड़ा जा रहा है। तो सर ये बक्सर का वॉर क्यों लड़ा जा रहा है? आइए मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा हुआ।
है ना। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन 1764 बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी और कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मीर कासिम, सुजाउद्दौला और क्या नाम है ना, और मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड, है ना। अब एक्चुअल में होता क्या है, मैं तुमको एक कहानी बताता हूं, जो कि यहां पे कहानी नहीं लिखी है। एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं, कहानी, छोटी सी एक कहानी बताता हूं। ये जो आपका बंगाल है, इस बंगाल का नवाब कौन बन चुका है? बंगाल का नवाब 1757 में बन चुका है मीर जाफर। कौन बन चुका है? मीर जाफर। मीर जाफर को बंगाल का नवाब किसने बनाया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजी हुकूमत ने इसको यहां पे बना दिया। अब हुआ क्या भाई साहब, ये जो अंग्रेजी हुकूमत थी ना, जैसा वादा किया था वो काम किया, लेकिन मीर जाफर से बोला था कि भैया जितना भी बंगाल से सारा टैक्स वैक्स आएगा वो तुमको टाइम से देना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या राजा बाबू, एक दो महीने मीर जाफर ने टाइम से टैक्स नहीं दिया, तो इस ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मीर जाफर को यहां से हटा करके कुछ समय के लिए मीर कासिम को यहां का बना दिया। मीर जो कासिम था ना, उसको बंगाल का नवाब बना दिया, न्यू बना दिया। लेकिन जो मीर कासिम था ये उससे ज्यादा खतरनाक था। ये तो ना तो टैक्स दे रहा था, नो टैक्स, यानी कोई कर भी नहीं दे रहा था, और बंगाल के और ब्रिटिशर्स ने ये भी बोल रखा था कि आप किसी दूसरे देश से दूसरे साम्राज्य से दोस्ती नहीं करोगे। ये लगातार अवध के नवाब से दोस्ती कर रहा था, ये लगातार क्या कहते हैं, मुगलों से दोस्ती करने में लगा हुआ था। कौन कौन कौन? ये मीर कासिम। तो मीर कासिम जब ये सब काम करने लगा तो अंग्रेजों ने कहा यार ये तो बहुत खतरनाक व्यक्ति है, ना तो टैक्स देता और उसके बाद हमारी बातों को, रूल को मानता भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ, मीर कासिम को हटा करके राजा बाबू, फिर से राजा बाबू मीर जाफर को बना दिया गया। मतलब यहां पे क्या हुआ, मीर कासिम जो था वो मीर कासिम की बेइज्जती हो गई। अब मीर कासिम को आ गया गुस्सा, मीर कासिम को आ गया गुस्सा, कहने लगा कि यार हमको नवाब बना के हटा दिया, अब मैं इनसे बदला लूंगा। और फिर होता है राजा बाबू बैटल ऑफ बक्सर। कौन होता है? बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर का युद्ध होता है। कब होता है? 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। किनके बीच में होता है? कंबाइंड फोर्सेस ऑफ किसकी किसकी? मीर कासिम, सुजाउद्दौला जो कि नवाब था अवध का, और मुगलों का बादशाह, पूरे भारत पे मुगलों का उस समय शासन था, शाह आलम सेकंड। यानी शाह आलम सेकंड, आप देख रहे हो कौन कौन आ चुका है भाई साहब, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम एक तरफ, और भाई साहब इस तरफ कौन है भैया? हेक्टर मुनरो। उस ब्रिटिशर्स की तरफ से लीडर कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और शुरू होता है राजा वो बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर कहां पड़ता है? बिहार में। बिहार की धरती पे राजा बाबू बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ा जाता है। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई होगी? ब्रिटिशर्स की जीत होती। ब्रिटिशर्स सबको हरा देते हैं। ब्रिटिशर्स भाई साहब इस युद्ध में सबको हरा देते हैं, सबको हरा देते हैं। प्लासी गे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो प्लासी का वॉर हुआ था उससे तो केवल बंगाल पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आया था, लेकिन बक्सर ने राजा बाबू कंप्लीट पॉलिटिकल डोमिनेंस दे दिया था। पूरी तरीके से पॉलिटिकल कंट्रोल, राजनीतिक कंट्रोल किसका हो चुका था? बक्सर पे। बक्सर ही नहीं, आप सोचो अवध के नवाब को हराया, आप सोचो वो मुगलों के बादशाह शाह आलम सेकंड को हराया, आप सोचो मीर कासिम को हराया। यानी सबको हराने का मतलब सबके एरिया पे इसका किस कब्जा हो गया? किसका? ब्रिटिशर्स का। यानी ब्रिटिशर्स के पास अब पावर ज्यादा आ चुकी थी। यानी प्लासी के युद्ध से केवल और केवल, प्लासी के वॉर से केवल और केवल बंगाल पे पावर आई, लेकिन 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ 7 साल बाद, थाला फॉर अ रीजन वाला, उसके बाद ब्रिटिशर्स की पावर बहुत ज्यादा मजबूत हो गई इंडिया में। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देना, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन, कब लड़ा गया था? 1757, 64, 65, 73। क्या है करेक्ट आंसर, इसका बताना। अब बात करते हैं, अब 1765 की बात करते हैं। 1765 में क्या हुआ भाई? बक्सर का युद्ध खत्म हो गया, अब मुगल और कमजोर हो चुके थे, है ना। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, मुगल एम्परर जो शाह आलम सेकंड था वो तो हार गया था। अब हारने के बाद अपनी गद्दी बचाएगा या तो पावर देगा किसको? ब्रिटिशर्स को। तो शाह आलम सेकंड ने क्या किया? शाह आलम सेकंड ने दीवानी राइट्स जो थे वो ब्रिटिशर्स को सौंप कर दिए। शाह आलम सेकंड ग्रांटेड दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1765। 1765 में सारे दीवानी
दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स के पास पहुंच चुके थे। मतलब अब बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, यहां सबसे टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? केवल और केवल ब्रिटिशर्स। यानी यहां पे क्या लिखा, इस दीवानी राइट का मतलब क्या था? दीज राइट यानी जो अधिकार दिए गए थे, इससे कंपनी क्या करेगी? कलेक्ट मतलब इकट्ठा करेगी। लैंड रेवेन्यू जो जमीन पे टैक्स लिया जाता था वो किसके पास आएगा? पूरा पूरा कंपनी का। दिस गेव द कंपनी अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ट्रेड करके पैसा नहीं कमा रही थी, अब उसको इंडिया से एक फिक्स इनकम मिलने लगी थी। इससे क्या हुआ? ये स्ट्रेंथन मतलब ताकतवर हो गए और इनका पूरे इंडिया में राजा बाबू कंट्रोल बढ़ने लगा। ये दीवानी राइट जो 1765 में आए, इससे ब्रिटिशर्स की ताकत और बढ़ गई, क्योंकि अब उनको लगातार पैसा आ रहा था बिना व्यापार किए। तो आपको याद रखना, दीवानी राइट्स के अधिकार किसने ग्रांटेड किए थे? शाह आलम सेकंड ने। कब किए थे? 1765 में। कौन कौन से एरिया के? बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा में। दीवानी राइट का मतलब क्या होता है कि कौन जो टैक्स है, रेवेन्यू है, वो कौन कलेक्ट करेगा? वो अब ब्रिटिशर्स करेंगे। सामान खरीदने पे भी टैक्स कौन लेगा? ब्रिटिशर्स लेंगे। आर्मी को मेंटेन करने पे टैक्स ब्रिटिशर्स लेंगे। फोर्ट बनाने पे टैक्स ब्रिटिशर्स लेंगे। और इससे राजा वो ब्रिटिशर्स का रूल बढ़ने लगा। ठीक है, तो दीवानी राइट याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि कब आया था दीवानी राइट? 1765 में। ठीक है, चलो जी, अब हम लोग बात करते हैं आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना, हु ग्रांटेड दीवानी राइट्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के शासन का विस्तार, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अब रूल कैसे और बढ़ा। जैसे ही आफ्टर गेटिंग द दीवानी राइट 1765, 1765 में जैसे ही इन अंग्रेजों को दीवानी राइट्स मिले, वैसे ही कंपनी ने एक्सपेंड मतलब बढ़ाना शुरू कर दिया अपना रूल अक्रॉस इंडिया। धीरे धीरे पूरे इंडिया में इन लोगों ने अपना रूल यानी शासन बढ़ाना शुरू कर दिया, है ना। Instead of attacking every kingdom directly, it used political, diplomatic, military and economical method to bring Indian state under its control। मतलब राजा बाबू किसी भी साम्राज्य को जब ये कब्जा करना चाहते थे, किसी भी राजा के साम्राज्य को, तो राजा के साम्राज्य पे वो सीधा वॉर नहीं करते थे, वो कूटनीति का प्रयोग करते थे, डिप्लोमेसी का प्रयोग करते थे, मिलिट्री पावर का यूज करते थे, इकोनॉमिक मेथड का यूज करते थे कि तुमको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, मेरे साथ आ जाओ, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इस तरीके से राजा बाबू कंपनी ने बहुत सारे भारतीय राजाओं के साम्राज्य को भी कब्जे में कर लिया, है ना। मतलब उन राज्यों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। तो कंपनी यूज्ड रेसिडेंट्स टू द इंटरफेयर इन इंडिया किंगडम, है ना। जो कंपनी जो थी वो रेसिडेंट यूज करती थी, काहे के लिए? इंडिया के साम्राज्यों में इंटरफेयर करने के लिए। इंडियन रूलर जो थे वो ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। जो इंडिया के रूलर्स थे, जो किंग थे, उनका जो पावर थी लगातार कम होती चली जा रही थी, है ना। एक्सपेंशन वॉज डन थ्रू, उन ब्रिटिशर्स ने अपना एक्सपेंशन विस्तार कैसे किया? वॉर, युद्ध के थ्रू किया। ट्रीटीज मतलब संधि के तौर पे किया। उन लोगों ने सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि लेकर के आए, इसके बारे में अभी जानेंगे। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी चूक नीति लेकर के आए। और इस तरीके से इंडिया के कई सारी एरिया पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। यानी 1765 जो था वो बिगिनिंग ऑफ कंपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सपेंशन शुरू हुआ था, विस्तार शुरू हुआ था, वो 1765 में शुरू हुआ था। लगातार वो कब्जा करते चले जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देना है, आफ्टर गेटिंग द दीवानी राइट द कंपनी मेनली फोकस ऑन काय पे टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे, है ना। इसका आंसर का आप लोग कमेंट करेंगे। अब हम लोग जानते हैं ये रेजिडेंट प्रणाली होता क्या है, ये रेजिडेंट सिस्टम होता क्या है। एक्चुअल में आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जब बक्सर का वॉर 1764 में खत्म हुआ, तो जो कंपनी थी वो अपॉइंट करती थी रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। इंडिया के हर एक अलग अलग स्टेट में ये अपने रेसिडेंट को अपॉइंट करती थी। ये रेसिडेंट करते क्या थे? दे एक्टेड एज अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जैसे मान के चलो हमारे राज्य में हर एक राज्य में आज के समय मुख्यमंत्री है ना, वैसे ब्रिटिशर्स ने क्या करा था? हर एक राज्य में अपने रेजिडेंट बना दिया था। रेजिडेंट क्या करते थे? ब्रिटिशर्स को उस एरिया में एक आप मान लो सीएम के तरीके रिप्रेजेंट करते थे। और इससे क्या होता था? वो उस पूरे एरिया में अपने इंटरनल अफेयर्स करते थे, पूरी पॉलिटिक्स पे कंट्रोल करते थे।
जैसे आज के समय एक मुख्यमंत्री का काम क्या होता है, पूरे राज्य पे कब्जा करना, मैनेज करना और वहां पे व्यवस्थाएं प्रोवाइड करना। वैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया के जितने भी उस समय राज्य थे, हर एक राज्य पे राजा बहू, 565 से भी ज्यादा राजा बहू समय राज हुआ करते थे। और हर जगह पे ब्रिटिशर्स अधिकारी जो थे, वहां पे राजा बहू एक रेजिडेंट के तरीके काम करते थे, रिप्रेजेंटेटिव, यानी वहां पे ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट करते थे कि हाँ भैया हम ब्रिटिशर्स के अधिकारी हैं और ये एरिया हमारे कंट्रोल में है, यहाँ पे टैक्स लेना, यहाँ पे काम कैसे चलेगा, यहाँ पे कौन सी पुलिस काम करेगी, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में होता था। इस तरीके से राजा वो, तो रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट का मतलब जो राजनीतिक एजेंट हो, जो वहां की चीजों को कंट्रोल करता हो। ये क्या करते थे, इन्फ्लुएंस अपॉइंटमेंट ऑफ द रूलर्स एंड मिनिस्टर, मतलब किसी एरिया में मंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, पुलिस में प्रशासन में कौन होगा, ये सब ये ब्रिटिशर्स के रेजिडेंट करते थे। और प्रोटेक्ट करते थे कंपनी के इंटरेस्ट को, मतलब कंपनी जो चाहती थी उसी को राजा बनाती थी, उसी को मंत्री बनाती थी, ये सब कुछ होने लगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रेजिडेंट। रेजिडेंट प्रणाली क्या हुआ करती थी, तो कंपनी का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था, जो कंपनी का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, रेजिडेंट बोलते थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दोगे, द मेन वर्क ऑफ रेजिडेंट वॉज, मेन वर्क क्या था इन रेजिडेंट का, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स राजा बाबू दो प्रकार के और सिस्टम लेकर के आए थे, जिसके थ्रू इन्होंने पूरे इंडिया पे कब्जा करने का और बढ़िया प्लान बनाया। इंडिया के किसी भी ये राज्य को, क्षेत्र को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, इसलिए राजा बाबू इन लोगों ने क्या किया, एक और सिस्टम लेकर के, और इस सिस्टम का नाम था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस को हिंदी में बोलते हैं सहायक संधि। क्या है सहायक संधि, आइए बताता हूं। एक्चुअल में ब्रिटिशर्स का एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहायक संधि, लेकर के आया था। क्या लेकर के आया था, सहायक संधि लेकर आया था। इस सिस्टम में यह था कि इंडिया के जो रूलर्स थे हैड टू कीप ब्रिटिश ट्रूप इन देयर स्टेट। इस रूल के तहत यह था कि कोई भी राजा हो, उसको अपनी अगर आर्मी रखनी होगी तो ब्रिटिशर्स की ही आर्मी रखनी होगी, खुद की आर्मी नहीं रख सकता, है ना। अच्छा जी, एंड पे फॉर देयर मेंटेनेंस, और जो तुम उनकी आर्मी रख रहे हो उसके लिए तुम्हें मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। दे वर नॉट अलाउड टू कीप अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, और जो राजा होते थे वो अपनी आर्मी मजबूत भी नहीं रख सकते थे अगर अपनी रखना भी चाहते थे। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह था कि सब्सिडरी अलायंस में यह था कि ब्रिटिशर्स ने इस लॉ में यह बोला कि कोई भी राजा हो, उसको अगर अपनी आर्मी रखनी है तो ब्रिटिशर्स की आर्मी रखेगा, और अगर अपनी खुद की आर्मी रखना चाहते हैं तो वो वीक आर्मी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ब्रिटिशर्स की पावर को बढ़ाना चाहते हैं। और साथ में इसमें यह भी लिखा था, और मेक अ फॉरेन अलायंस विदाउट ब्रिटिश परमिशन इज नॉट अलाउड, मतलब बिना अंग्रेजों की हुकूमत से आप किसी बगल वाले पड़ोसी वाले राजा से दोस्ती तक नहीं कर सकते हो। कुल मिलाकर के सहायक संधि यानी जो सब्सिडरी अलायंस था, इसमें सारी पावर अंग्रेज अपने हाथ में रखना चाहते थे, और जो किंगडम थे, साम्राज्य थे, राजाओं के साम्राज्य, उसको कमजोर करना चाहते थे। तो आपको याद रखना, सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि कौन लेकर के आया था, लॉर्ड वेलेजली। कौन लेकर के आया था, लॉर्ड वेलेजली जो था वो सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि लेकर के आया। इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर आर्मी जो होगी वो इंडियन स्टेट में होगी, रूलर लोगों को राजा बाबू उसके लिए पैसा भी देना पड़ेगा, और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी वाज नॉट अलाउड, और कोई भी राजा किसी दूसरे राजा से दोस्ती भी नहीं कर सकता था। और अगर किसी ने फेलियर टू पे, अगर उसने टैक्स देने से मना कर दिया तो वो उस एरिया को खो देगा, वो अपने राजा, अपने साम्राज्य को खो देगा। तो आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि सब्सिडरी अलायंस कब आया था, 1798 से लेकर के 1805 तक ये सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि आई थी। कौन लेकर के आया था, लॉर्ड वेलीजली लेकर के आया था, जो कि गवर्नर जनरल था उस समय इंडिया का, है ना। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी आप सभी लोग देंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैसूर के बारे में। देखो बहुत सारे राजाओं के एरिया को तो कब्जे में कर लिया था, अब मैं बात करूंगा मैसूर और टीपू सुल्तान के बारे में। मैसूर जानते हो कहां पड़ता है, कर्नाटक में। कर्नाटक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कर्नाटक
में जो मैसूर पड़ता था वहां का सुल्तान हुआ करता था टीपू सुल्तान। मेज्योर जो था वो बहुत पावरफुल स्टेट था जो कि राजा बाबू हैदर अली के पहले कंट्रोल में था और उसके बाद में टीपू सुल्तान के कंट्रोल में आया। टीपू सुल्तान जो था वो अपोज यानी विरोध करता था ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों के इस एक्सपेंशन को। यानी ब्रिटिशर्स अंग्रेज जिस तरीके से अपनी हुकूमत का प्रयोग करके भारत में लगातार अपना साम्राज्य बढ़ाने में लगे हुए थे, उसका ये टीपू सुल्तान जो था वो लगातार विरोध कर रहा था, है ना। मॉडर्नाइज हिज आर्मी विथ फ्रेंच हेल्प। इसने क्या किया, इस क्या कहते हैं टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी को राजा वो मॉडर्नाइज किया, नई आर्मी बनाना शुरू किया। एंड कंट्रोल द वैल्यूएबल स्पाइस ट्रेडेड, जितने भी मसालों का व्यापार होता था वो सब अपने कंट्रोल में करना कर्नाटक में शुरू कर दिया। अब ब्रिटिशर्स को गुस्सा आने लगा कि यार कोई हमारे खिलाफ आवाज उठा रहा है, ऐसी किसकी मजाल हो गई। तो ब्रिटिशर्स ने भाई साहब इसके साथ वॉर लड़ा और उन वॉर का नाम था एंग्लो मेजोर वॉर। एंग्लो का मतलब है यहां पे ब्रिटिशर से और मेजोर का मतलब होता है मेजोर से। मतलब ब्रिटिशर्स ने मेजोर के सुल्तान से लड़ाई लड़ी और 4 वॉर लड़े गए। जो फोर्थ एंग्लो मेजोर वॉर हुआ था जो कि 1799 में हुआ था, इसमें राजा बाबू टीपू सुल्तान जो होता है वो मार दिया जाता है श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में ब्रिटिशर जो होते हैं वो क्या करते हैं, टीपू सुल्तान को मार देते हैं और अब जो है ना मैसूर में भी ब्रिटिशर्स का इंफ्लुएंस आ जाता। कुल मिलाकर के ब्रिटिशर्स ने लगातार अपनी कूटनीति का प्रयोग करके, डिप्लोमेसी का प्रयोग करके लगातार हर एक साम्राज्य को कब्जे में करने में लगे हुए थे। तो याद रखना 1761 से 1782 तक हैदर अली जो था वो कहां पे रूल कर रहा था, मेज्योर में, है ना, मैसूर में। और फिर उसके बाद कौन आया, टीपू सुल्तान 1782 से 1799 में। टीपू सुल्तान को हम लोग पता है टाइगर ऑफ मेज्योर के नाम से जानते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कितने एंग्लो मेज्योर वॉर हुए थे, 4 हुए वॉर लड़े गए थे। और टीपू सुल्तान कब मरा था, 1799 में बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। जो 1799 में बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ था उसमें टीपू सुल्तान मार दिया जाता है। ठीक है, अच्छा जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देना था, टीपू सुल्तान वॉज पॉपुलरली नोन एज टाइगर ऑफ मेज्योर। ठीक है, अब बात करते हैं एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। ब्रिटिशर्स केवल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया सब पे कब्जा करना चाहते थे। जो महाराष्ट्र वाला रीजन है जहां पे मराठा साम्राज्य था, इन लोगों ने मराठा साम्राज्य को भी कब्जा करने का प्रयास किया। जो ब्रिटिशर्स जो थे वो वांटेड, चाहते थे कि एंड मराठा पावर, वो मराठाओं की भी शक्ति को खत्म करना चाहते थे। 3 एंग्लो मराठा वॉर वर फॉट, 3 एंग्लो मराठा वॉर लड़े गए। एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स, मराठा मतलब मराठाओं से। तो ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच में 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए। आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जब तीसरा एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1819 में लड़ा गया, द मराठा वर डिफीटेड एंड द कंपनी गेन कंट्रोल ओवर मोस्ट इंडियन साउथ ऑफ द विंध्यास। मतलब विंध्याचल के तरफ का वो महाराष्ट्र का जो सारा रीजन जो मराठाओं के कंट्रोल में था, वो फाइनली ब्रिटिशर्स ने तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में कब्जे में कर लिया। लगातार ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया के हर एक एरिया में कब्जा करने में लगे हुए थे। तो 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए थे और जो तीसरा एंग्लो, है ना, पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो कब खत्म हुआ, ट्रीटी ऑफ सालाबाई। जब ट्रीटी ऑफ सालाबाई हुई ना, तो ट्रीटी ऑफ सालाबाई जो हुई थी, है ना, ट्रीटी ऑफ सालाबाई के तहत पहला एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुआ और थर्ड वॉर जो हुआ वो भैया मराठा पावर को कमजोर कर दिया। अच्छा, आपको मैं एक बताता हूं, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है कानपुर, कानपुर में एक जगह पड़ती है बिठूर। तो बिठूर में राजा बाबू मराठा के जो आखिरी मराठाओं के पेशवा जो थे उनको लास्ट में बिठूर में भेज दिया जाता है। तो आपको याद रखना है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1817 से 1819 के बीच में लड़ा गया और इसमें ब्रिटिशर्स की पावर राजा बाबू कम वो हो गई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद याद रखना राजा बाबू, जैसे पहला एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 के बीच में लड़ा गया था। दूसरा एंग्लो मराठा वॉर 1803 से लेकर के 1805 तक लड़ा गया था और तीसरा एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1819 के बीच में लड़ा गया था। किन के बीच में लड़ा गया था, पेशवा बाजीराव जी सेकंड के बीच में राजा बाबू जो थे लड़ा गया हुआ था। तो ये मैंने यहाँ पे डिटेल मेंशन करी, इनको एक बार आप गो थ्रू जरूर कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ मेनी एंग्लो मराठा वॉर फॉट, कितने एंग्लो मराठा
मराठा वॉर लड़े गए थे, तो आपको यहां पे बता देना है 3, ठीक है। अब बात करते हैं राजा बाबू। ब्रिटिशर्स हर एक जगह को कब्जा करना चाहते थे, कोई जगह छोड़ना नहीं चाहते थे, तो ब्रिटिशर्स ने राजा बाबू पंजाब को भी नहीं छोड़ा। तो आइए पंजाब के बारे में जान लेते हैं। द ब्रिटिशर्स कुड नॉट एनेक्स पंजाब, ब्रिटिशर्स पंजाब को एनेक्स यानी कब्जा नहीं कर सकते थे वाइल महाराजा रंजीत सिंह वॉज अलाइव, जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे तब तक, जिनको पंजाब का शेर बोला जाता था, जब तक ये जिंदा थे ना तब तक पंजाब को कब्जे में नहीं कर सकते थे। आफ्टर हिज डेथ, जब इनकी डेथ 1839 में हुई तो 2 आंग्लो सिख वॉर लड़े गए, है ना, और इन सिख वॉर में पंजाब वॉज एनेक्स बाय द ब्रिटिशर्स इन 1849। 1849 में ब्रिटिशर्स ने राजा वो इसको भी कब्जा कर लिया जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई। तो 2 आंग्लो सिख वॉर याद रखना है। पहले महाराणा रंजीत सिंह का जन्म राजा वो 1780 में हुआ था। 1801 में राजा वो महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया था, सिख साम्राज्य की स्थापना करी थी। 1839 में इनकी डेथ हो जाती है। पहला आंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 में होता है। दूसरा आंग्लो सिख युद्ध कब होता है, 1848 से 49 में आता है। और 1849 में पूरी तरीके से पंजाब किसके कंट्रोल में होता है, अंग्रेजों के कंट्रोल में होता है। तो भैया आपको यहां पे 2 आंग्लो सिख वॉर याद रखना है ना। पहला 1845 से 46 तक, दूसरा 1848 से 49 तक में हुआ था, है ना। किनके बीच में हुआ था, इसको एक बार आप यहां पे पढ़ सकते हो और इसका क्या प्रभाव पड़ा था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देना। पंजाब वॉज एनेक्स बाय द ब्रिटिशर्स कब, 1849, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हड़प नीति या चूक नीति के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिशर्स बहुत गंदे थे। ब्रिटिशर्स ने देखा पंजाब को कब्जे में किया, मराठा को कब्जे में किया, कर्नाटक मैसूर को कब्जे में किया, बंगाल को कब्जे में किया। धीरे धीरे ये अपना वर्चस्व लगातार बढ़ाने में लगे हुए थे। अब मैं आपको बताता हूं, बंगाल का एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, एक नीति को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हम लोग हड़प नीति या चूक नीति के नाम से जानते थे। इस नीति में यह लिखा था कि अगर कोई इंडियन रूलर डाइड, अगर कोई भी इंडियन रूलर डाइड हो जाता है तो विदाउट अ नेचुरल मेड हेयर, मतलब अगर उसका खुद का बच्चा होगा, लड़का होगा, तो वो राजा बनेगा, और अगर दूसरे का है तो वो राजा नहीं बनेगा। हिज किंगडम वुड बी एनेक्स्ड बाय द कंपनी स्टेट लाइक। और आपको पता है ब्रिटिशर्स ने क्या किया, महाराष्ट्र का सतारा हो गया, संबलपुर हो गया, नागपुर हो गया, झांसी हो गया, इन सबको राजा वो इस पॉलिसी के तहत कब्जे में कर लिया। लगातार इन लोगों ने कब्जे में कर लिया। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब आई थी, 1848 में आई थी। 1848 में कौन लेकर के आया था, लॉर्ड डलहौजी लेकर के आया था। और लॉर्ड डलहौजी ने बोला जिसकी अगर कोई संतान नहीं है, कोई उनका उत्तराधिकारी हेयर नहीं है, तो वो एरिया किसके कंट्रोल में होगा, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होगा। 1848 में सतारा को कब्जे में कर लिया, 1849 में संबलपुर को, 1853 में नागपुर को, और 1854 में झांसी को। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने राजा वो इंडिया के और भी कई सारे राज्य पे अपना कब्जा जता लिया, एक्सपेंशन अपना कर लिया, ठीक है। तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देना। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया था, ठीक है। अब मैं बात करता हूं राजा वो, कुल मिलाकर के ब्रिटिशर्स ने अपना टेरिटरियल एक्सपेंशन यानी साम्राज्य विस्तार बहुत तगड़े लेवल पे कर लिया था। एज द कंपनी टेरिटरीज एक्सपेंडेड, जिस प्रकार से अंग्रेजों की बहुत बड़ी टेरिटरी एक्सपेंड हो चुकी थी पूरे भारत में, इट बिकेम नेसेसरी टू एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या करना था भाई, पूरा भारत ब्रिटिशर्स के ऑलमोस्ट कंट्रोल में था। अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम बढ़िया से यहां पे एडमिनिस्ट्रेट कैसे करें, शासन कैसे करें। तो इनका एक व्यक्ति था जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जिसको हम लोग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी इंडिया का पहला गवर्नर जनरल जो कि ब्रिटिशर्स का था, जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम था, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग में राजा बाबू क्या किया, इसने इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल रिफॉर्म किए, बहुत सारे जुडिशियल रिफॉर्म किए, यानी न्याय में सुधार किए। अब वो जो जज बैठते थे, जो कोर्ट बैठती थी, वो पूरी ब्रिटिशर्स की होती थी। इन लोगों ने क्या किया, द ब्रिटिश
divided their territories into the presidencies and strengthened revenue collection law and justice। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो इंडिया के जितने भी एरिया कब्जे में किए थे उन सब को राजा बाबू क्या किया, प्रेसिडेंसियों में बांट दिया। वहां का रेवेन्यू जो राजस्व था, वहां का जो लीगल सिस्टम कानूनी सिस्टम था और जो वहां का जुडिशियल सिस्टम न्याय व्यवस्था थी वो अब पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी और ब्रिटिशर्स राजा बाबू जो चाहते थे उस एरिया में वो चीजें करते थे, है ना। तो वॉरेन हेस्टिंग जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल था बंगाल का, अरे इंडिया का लिख दिया था, है ना, उसको बंगाल कर लेना, है ना, यहां पे इंडिया की जगह बंगाल कर लेना, है ना। ठीक है, ओके। तो वॉरेन हेस्टिंग जो था फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल का था, उस तीन प्रेसिडेंसी उसने स्टेब्लिश करी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। द गवर्नर जनरल क्या था, बिकेम द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, गवर्नर जनरल। तो अब आप देखते हैं कौन कौन से न्यू जुडिशियल सिस्टम आए थे। नया जुडिशियल सिस्टम 1772 में लाया गया, 1773 में इन लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और 1773 से 75 तक वॉरेन हेस्टिंग जो था वो इंडिया का गवर्नर जनरल था पहला। ठीक है, तो आइए राजा वो क्वेश्चन नंबर 18 पे डिस्कशन करते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब बात करते हैं, देखते हैं इनका जुडिशियल सिस्टम कैसा था, इनका राजनीतिक सिस्टम कैसा था। तो द कंपनी स्टैब्लिश टू टाइप ऑफ कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अंग्रेजों ने इंडिया में हर एक जिलों में दो तरीके की कोर्ट स्थापित करी। एक का नाम था दीवानी अदालत और एक का नाम था फौजदारी अदालत। दीवानी अदालत में राजा बाबू आम लोगों के मामलों की सुनवाई होती थी और फौजदारी अदालत में क्या होता था, अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया है, कोई क्राइम कर दिया है तो क्रिमिनल केसेस की सुनवाई फौजदारी में होती थी। द कलेक्टर सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन वाइल हिंदू पंडित एंड मुस्लिम मौलवी हेल्प इन जजेस इंटरप्रेटेड लोकल लॉस। मतलब जो आप ऐसे समझो कलेक्टर हुआ करते थे, जिला अधिकारी जिनको बोलते थे, वो क्या करते थे, वो राजा बाबू वो मतलब कोर्ट को देखते थे और जो हिंदू पंडित और मुस्लिम मौलवी हुआ करते थे उनकी सहायता से राजा बाबू पूरी कानूनी सिस्टम को उस समय ब्रिटिशर्स चलाते थे। तो दीवानी अदालत काहे के लिए थी, सिविल केसेस यानी आम नागरिकों की सुनवाई के लिए, और फौजदारी किसके लिए थी, आपराधिक चीजों के लिए थी, है ना। अच्छा जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देना, विच कोर्ट डेल्ट विद द क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस मतलब फौजदारी अदालत। अब बात करते हैं कलेक्टर के बारे में। ये कलेक्टर कौन होता था, आइए जानते हैं। द कलेक्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ज्यादा कलेक्टर ना बना करो, तो कलेक्टर राजा वो डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी होता है, जिला का अधिकारी होता है। इसकी मेन ड्यूटी क्या होती है, कलेक्ट करना। कलेक्ट मतलब कलेक्टर का काम क्या होता है, कलेक्ट करना। क्या करना, कलेक्ट करना, लैंड रेवेन्यू टैक्स मतलब जमीनी टैक्स हो गया वो कवर करना, लॉ को मेंटेन करना और पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करना, जैसे डीएम टाइप का। ये सारा चीजें इनका काम होता था। प्रॉपर मैंने यहां पे मेंशन किया है, गवर्नर जनरल, उसके बाद बोर्ड आते थे, प्रोविडेंशियल गवर्नर आते थे, कलेक्टर आते थे, फिर सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स आते थे, है ना। इनके पास क्या पावर होती थी यहां पे प्रॉपर मैंने मेंशन भी करी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देना है, द मेन ड्यूटी ऑफ द कलेक्टर, मेन ड्यूटी कलेक्टर की क्या होती थी। अब आते हैं कंपनी ने, देखो कंपनी ने इंडिया में व्यापार करते 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 देखो राजा वो हम लोग कहां तक पहुंच गए। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में सिर्फ व्यापार करने आई थी, व्यापार करते करते उसने पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया, सब कब्जे में कर लिया, वहां पे अपनी पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिकल पावर सबको स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब कंपनी खुद की अपनी आर्मी भी बनाने जा रही है। द स्ट्रेंथन ऑफ ब्रिटिश रूल डिपेंडेंट ऑन इट्स आर्मी। ब्रिटिश रूल कितना लंबे समय तक सफर करेगा, इसके लिए राजा बाबू डिपेंड करता है कि उनके पास आर्मी कितनी बड़ी है। कंपनी ने रिक्रूट करना शुरू कर दिया इंडियन सोल्जर को एज अ सिपाही यानी सिपाही के तौर पे, मतलब इंडियन लोग जो रहते थे इंडिया में उन्हीं को एज अ सोल्जर अपॉइंट करना शुरू कर दिया। उनको राजा बाबू ट्रेनिंग दी जाती थी यूरोपियन स्टाइल में और धीरे धीरे राजा बाबू इन लोगों ने अपनी इन्फेंट्री यानी आर्मी स्टेब्लिश कर ली और अपनी कैवेलरी मतलब घुड़सवारी, इन लोगों ने सब तरीके की, चाहे वो पैदल सैनिक हो चाहे घुड़सवार हो, हर तरीके के वेपन को चलाना, चाहे तोप हो, बंदूक हो, बैनेट हो, तलवार हो, उनकी पोशाक हो, हर एक चीज, उनको सैलरी देना, सब कुछ सारा सिस्टम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में स्टेब्लिश कर लिया था। कुल मिलाकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रही थी, मतलब एक देश अपने हिसाब से चला रही थी इंडिया को। ठीक है,
चलो जी, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देना। इंडियन सोल्जर इन द कंपनी आर्मी वर कॉल्ड, क्या कहते थे उनको? सिपाही कहते थे क्या? ठीक है, तो इस तरीके से राजा बाबू ये था चैप्टर। आपने क्या देखा इस चैप्टर में? आपने चीज नहीं देखी, नहीं सुनी, नहीं समझी, आपको लगा नहीं कि एक छोटी सी कंपनी जो केवल और केवल मसालों का व्यापार करने आई थी, काली मिर्च का व्यापार करने आई थी, कॉटन का व्यापार करने आई थी, हैंडीक्राफ्ट का ट्रेड करने आई थी, किस तरीके से पूरे इंडिया को कंट्रोल में कर लिया, लगातार वॉर करके, लगातार डिप्लोमेसी करके, हर एक चीज में इंटरफेयर करके, और ब्रिटिशर्स किस तरीके से इंडिया में ताकतवर हुए और किस तरीके से इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने लंबे समय तक राज किया। 1947 तक राज किया, 1600 में आए थे। लगभग लगभग राजा बाबू मैं मोटा मोटा अगर तुम्हें बताऊं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो रूल रहा है, आप समझ लो 350 साल के आसपास रहा है। बहुत सारे लोग 200 साल इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेन रूल उनका जब शुरू हुआ था। समझ में आए? तो ये था इंपॉर्टेंट चैप्टर। कमेंट करके बताना कैसा लगा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम्हारे पॉजिटिव फीडबैक देखना चाहता हूं। बाकी आप लोग लिखेंगे कि वन शॉर्ट लेक्चर कंप्लीटेड, वन शॉर्ट लेक्चर कंप्लीटेड, एक बार ये लिखना है, वन शॉर्ट लेक्चर कंप्लीटेड, एक चीज ये लिखनी है। और दूसरी चीज, अगर आपने आखिरी तक दिया है, देख लिया है, तो लिखना है आपका राजा बाबू, आपका राजा बाबू। अगर आप मेरे लड़के हो, बॉय हो, तो राजा बाबू लिखना, और आप मेरी प्यारी बहन हो तो लिखना राजा बबूनी। क्या लिखना? राजा बबूनी, है ना, और अपना नाम। ठीक है, ओके। और लास्ट में लिख देना एसएसटी गैंगस्टर उद्दू सर, एसएसटी गैंगस्टर उद्दू सर, जिससे मैं समझ जाऊंगा भैया हमारे एसएसटी की आर्मी जो है वो प्रॉपर अपना काम कर रही है। ठीक है, चलो, बाकी कैसी लगी ये क्लास, इसका प्यारा प्यारा फीडबैक जरूर से जरूर शेयर करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल ऑफ यू।